तो योगी सरकार कितनी असरदार, एक साल पर इंडिया न्यूज के विशेष कार्यक्रम मंच के लिए आपको सीधे एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं। तो आइए एक और महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। खास पेशकश में अब अगला सेशन अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किया है इस एक साल के दौरान, इसी पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए खास मेहमान स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर जिलानी साहब यहां पर हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के महासचिव और विधायक कमाल अख्तर साहब भी यहां पर हैं, और शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी जी भी स्टेज पर मौजूद हैं। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवर। धन्यवाद शरीन। योगी सरकार एक साल और आप तीनों मेहमान हमारे, इसलिए ये सत्र भी विशेष है क्योंकि एक ही तबके के तीन नुमाइंदे हमारे पास हैं। पहला सवाल जफर साहब आपसे है कि योगी सरकार एक साल पूरा कर गई, आपके लिहाज से यह सरकार कितनी असरदार? जी बिल्कुल, माइक आपके पास हो। देखिए, पहले तो हम एक वजाहत कर दें कि ये मैं यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो बोर्ड के नाम लिया आपके एंकर ने, तो बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं है। बोर्ड कभी उन मामलों में नहीं जाता है जो बोर्ड के दायरे के बाहर हो, वो पर्सनल लॉ तक कन्फाइंड है। जी दुरुस्त, मैं आपको कन्वीनर के तौर पे बावड़ी मस्जिद कमेटी के तौर पे ले रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक बीजेपी के ताल्लुक है एक साल की सरकार का, तो अब यहाँ पर तो कोई उनका नुमाइंदा है नहीं। वरना मैं ये पूछता उनसे कि भाई जितने काम हो रहे थे उनमें से ये तो उन्होंने किया, काम रोक दिए, लेकिन कोई नया काम अक़लियतों के लिए किया हो मेरे इल्म में कम से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर एक समाजवादी पेंशन योजना से अल्पसंख्यक 25% अल्पसंख्यक औरतों की मदद हो रही थी, वो रोक दिया, जबकि उसमें 75% मेजॉरिटी कम्युनिटी के और लोग थे, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वगैरह। इसी तरीके से 200 या 300 करोड़ के बजट कब्रिस्तानों के लिए था और 100 करोड़ का बजट अंत्योदय स्थल के लिए दिया। बजट आज भी है, लेकिन पिछले एक साल में मेरे इल्म में नहीं है कि एक दीवार भी किसी कब्रिस्तान की या अंत्योदय स्थल की बनी हो। मदरसों में जितने को ग्रांट मिल गई थी उनमें से इजाफे का सवाल नहीं होता, उसमें से 50-60 करीब मदरसे ऐसे हैं जिनकी ग्रांट रोक दी गई। इंक्वायरी चल रही पिछले साल भर से। नहीं, लेकिन इस बार का अगर आप बजट देखते हैं तो मदरसों के लिए अलग से रकम दी गई है, राशि दी गई है और 11% का इजाफा है। लास्ट ईयर भी रकम थी, जो बजट अखिलेश यादव साहब के जमाने में पास हुआ उसमें बजट थी, वो खर्च नहीं की गई साल भर। और वो बजट जो मोदी जी ने पास किया था आने के बाद 2017 में, वो खर्च नहीं किए गए। बजट थे, बिल्कुल है, आज भी है, कब्रिस्तानों का बजट भी है अंत्योदय स्थल के नाम से, लेकिन वो खर्च तो नहीं हो रहा। मगर अब यहाँ उनका जवाब देने वाला कोई है नहीं। वसीम साहब अगर इसको जवाब दे तो अलग बात। मोहसिन रजा साहब हमारे इस शो में थे, लेकिन किसी वजह से वो दिल्ली चले गए हैं। कमाल साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे का यहाँ न होना ये बात साबित करता है कि इस एक साल की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अक़लियतों के लिए कोई काम नहीं किया। जहां तक बजट का सवाल है, 2752-57 करोड़ रुपया इन्होंने बजट के अंदर रखा है, लेकिन कोई भी एक नई स्कीम ऐसी नहीं है जो योगी जी की सरकार ने शुरू किया है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 18% माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उनकी जरूरियात हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ आबादी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की एक साल के अंदर जो सरकार रही उसमें माइनॉरिटी के अंदर दहशत फैलाने का काम सरकार ने किया है। कोई ऐसी स्कीम नहीं है। और मैं एक चीज और ये कह सकता हूं, जहां तक मैं समझता नहीं वसीम भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से या एक शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से यहां पर आए हैं, क्योंकि अभी तो वसीम भाई लेकिन मैं कोशिश ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए अपनी शोला बयानी के साथ साथ। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं कि मैं वसीम भाई की राय जानना चाहता हूं कि जो हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि यह सरकार जो है वो दहशत पैदा करती रही है, यह सरकार कुछ करती नहीं रही है एक खास कौम के लिए, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जैसे इन्हीं ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को तो
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में तो मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। अब कोई चला गया और आपने हमें मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन हाँ, दहशतगर्दों के लिए ये सरकार थोड़ी ठीक है। मैं कुछ उन बातों को जरूर इस सिलसिले में, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा वो लोग जो कि अपराधी थे मारे भी गए हैं, जेल भी भेजे गए हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई हुई है। रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं। रही बात अल्पसंख्यक समाज के बारे में, तो मदरसों के बारे में जो मोदी जी और योगी जी का एक स्टैंड रहा है, उससे हम सहमत हैं। मदरसों का जैसे इससे पहले हमने एक बयान दिया जिसको बहुत घुमा फिरा के ये पेश कर दिया गया कि साहब मैंने कहा कि मदरसों में आतंकवादी निकलते। मैंने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं। मदरसों से डॉक्टर्स भी निकले हैं, इंजीनियर्स भी निकले हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ी देर के रुकना चाहता हूं। एक दो इनके वाजिब सवाल हैं, बल्कि इनके बयान से पैदा हुए हैं। पहला ये कि यह सरकार दहशत आतंक नहीं पैदा करती है, बल्कि दहशतगर्दों के लिए, आतंकवादियों के लिए यह सरकार खतरनाक है। यह एक वाजिब सी बात है। दूसरा, मदरसों को लेकर के सरकार की जो राय है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं। आप देखिए, मदरसों के ताल्लुक से जो मैं समझा हूं, इस सरकार का स्टैंड ये था कि हम इसका सिलेबस चेंज कर देंगे। एक तो बयान यह आया था कि एनसीईआरटी का, बल्कि शायद वसीम रिजवी साहब का ही बयान था, उसको किसी ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने। नहीं, लेकिन जफरियाब साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर मदरसों के भीतर एनसीईआरटी का सिलेबस लाया जाता है, उनको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले जाया जाता है, तो ऐतराज क्यों है? देखिए, ऐतराज है, बहुत बड़ा ऐतराज है। मदरसे बने हैं मजहबी तालीम के लिए और ये संविधान की गारंटी के तहत है। मजहबी तालीम का मतलब ये है कि आप एक अंधी सुरंग में अपनी पूरी कौम को डालना चाहते हैं। आप गलत समझते हैं। हमारी कौम में सिर्फ 4% लड़के मदरसों से एजुकेट हो रहे हैं, 96% मॉडर्न एजुकेशन के इदारों से एजुकेट हो रहे हैं। तो 4% में भी इनकी डिग्रियों की ये वैल्यू है कि यूनिवर्सिटीज इनको मानती हैं बीए के इक्विवेलेंट मजहबी तालीम के बाद भी, और गवर्नमेंट आपको मानती है इनके इक्वल टू हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। नहीं, तो इनकी वैल्यू एजुकेशन की ये है कि आपके इदारों से ज्यादा अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि वो मजहबी तालीम जो है। हाँ, ठीक है, वसीम साहब कुछ पूछना चाहते, पहले पूछ लीजिए आप। जिलानी साहब, मैं आपकी इस राय से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, जिसमें आपने कहा कि हाई स्कूल की बराबर और इंटर के बराबर हमारी जो मदरसों की डिग्रियां हैं उसकी बराबर रहती हैं। बराबर रहना अलग की बात है और वो डिग्रियां हासिल करना अलग की बात है। मेरा सवाल सिर्फ ये था मदरसों के सिलसिले में, क्योंकि ये मेरे खुद की देखी हुई बात है। मैं शाहजहांपुर के एक मदरसे में यूं ही चला गया, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वहां यूं ही चला गया। एक मौलवी साहब कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बहुत अच्छी तालीम दे रहे थे, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने उसमें से एक बच्चे को उठा के पूछा, 10 साल की उम्र होगी उसकी, कि भाई क्या पढ़ रहे हो? उसने दिखाया, अपना सिपारा दिखाया कि ये पढ़ रहे हैं। हमने कहा इच्छा जरा ABCD सुनाओ, आती है? तो वो बहुत मुश्किल से शायद H तक ही सुना पाया। 10 साल के बच्चे का अगर के उस दौर में जहां से उनकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। कमाल साहब, एक नमूना आपके सामने है कि आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी कौम इसी तरीके से रहे मौजूदा दौर में, जबकि इतनी प्रतियोगिताएं बढ़ गई, कंपटीशन इतना टफ है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो जानना जरूरी है। आप चाहते हैं कि इस तरह के बच्चे रहें? देखिए, हर मजहब में अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। जहां तक जफरियाब साहब ने कहा कि मदारिस का जो है वो इसलिए बनाए गए हैं कि वहां हमारी मजहबी तालीम दी जाए, लेकिन मैं वसीम भाई से भी इत्तेफाक रखता हूं। ये बात सही है कि मदारिस इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे जो इस्लामी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इस्लाम कुरान है, उसको लोग वहां हिफ्ज करें और अल्लाह के बताए रास्ते पे चलें। लेकिन अगर योगी जी की सरकार या वसीम भाई ने अभी कहा मोदी जी की सरकार उसके अंदर कोई अच्छा इंप्लीमेंट करना चाहती है, एनसीईआरटी की बुक्स लगाना चाहती है या कोई और चीज लेने आने चाहती है,
तो क्या उन्होंने अपने बजट के अंदर उसके लिए एलोकेशन किया 1 साल के अंदर है क्या? नहीं, वो आधुनिकीकरण का पैसा है, वो एलोकेशन उसका नहीं है, वो आधुनिकीकरण का पैसा है। आधुनिकीकरण में सिर्फ केवल कंप्यूटर्स के लिए दे रहे हैं। आपने क्या अभी तक किसी एक मदरसे के अंदर आपने जो आलिया स्तर की है, दूसरे स्तर की मान्यता है, उससे अलग जो मान्यताएं हैं किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, सीएसई बोर्ड से, या अरे हुजूर, जब किसी बोर्ड से कोई मान्यता दी? एनसीईआरटी नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को लुभावने नारे देकर, लुभावनी चीजें देकर बहलाने का काम करती है। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जो माइनॉरिटीज के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, इस देश के किसी सरकार ने इतना बढ़िया काम नहीं किया। हमने हर स्कीम्स के अंदर 20% जो सच्चर कमेटी की समिति की जो रिपोर्ट्स थी, सच्चर कमेटी का जस्टिस सच्चर की समिति हम लोगों ने नहीं बनाई थी, सच्चर समिति को पार्लियामेंट के अंदर समिति बनी थी, उसने 2006 के अंदर अपनी रिपोर्ट्स ली और उसके अंदर उसने साफ कहा कि जो माइनॉरिटीज का स्तर है वो दलितों से भी बदतर है, उसको आगे लाने के लिए काम करने चाहिए। उसके लिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया है, वो पूरे देश के अंदर जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने काम किया है वो आईना है। मैं कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर अकलियतों के लिए योगी सरकार ने कोई काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ इतना जरूर किया है कि जो हमारा बजट था, जो मान्यताएं थी, मदारिस की मान्यताएं थी, वो भी रोकने का काम किया। और अभी तक कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है मैं आपकी बात का जवाब वसीम भाई से लूं। अभी मैं तक 2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बार जो बजट योगी सरकार कर रहा है, उन्होंने 400 करोड़ रुपए मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे हैं, और जो मदरसों को अनुदान दिया है 215 करोड़ का दिया है। मॉडर्नाइजेशन में वो हमारे जमाने में भी था, उसमें फर्क है। आप अगर किसी मैं बात वसीम भाई की कर रहा हूं। वसीम भाई ने कहा कि हम लोग चाहते हैं, योगी जी और मोदी जी का मंशा है कि जो मदारिस हैं उसके अंदर सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाई हो, आपके यूपी बोर्ड के तहत पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग हो, आईटीआई हो। मैं इत्तेफाक करता हूं, मैं वसीम भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कम से कम उस चीज को करने के लिए कोई आपकी रूपरेखा, कोई आपकी प्लानिंग्स, कोई आपका बजट, जो जहां तक आधुनिकीकरण का बजट है तो उसके अंदर एक मदरसे के लिए 1 लाख रुपए का कंप्यूटर दिया जाता है। अगर 1 लाख के कंप्यूटर में इतनी बड़ी स्कीम जो सपने हैं, जो वसीम भाई ने कहा वो पूरे हो सकते हैं तो अलग बात है। ठीक है, आपकी बात मोटे तौर पर वसीम भाई, आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार की नीयत जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ करने की है ही नहीं। ये जो बजट एलोकेशन और बाकी सारी चीजें रहती हैं, ये दिखावे की हैं। बेहतर काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए किया है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, जितना जो भी अल्पसंख्यक समाज के जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं, अगर उनमें से सिर्फ उनकी एजुकेशन के ऊपर ही बहुत अच्छा काम हो जाए तो हम ये समझते हैं कि सरकार अल्पसंख्यक के लिए बेहतर काम कर गई। क्योंकि जाहिलियत बहुत बड़ी दुश्मन होती है हर समाज की। और जो मैंने बात कही जिसको मुसलमान तबके ने दूसरी निगाह से देखा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, वो मेरी तंग निगाही नहीं थी। मैंने ये बात नहीं कही थी कि मुसलमान आतंकवादी हैं या मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। जो लोग जिनका ये स्टेटस हो, जो क्लास 6 और 7 में पढ़ने लायक हो और वो ABCD न जानते हो, तो ठीक है, वो इस्लामिक तालीम ले रहे हैं। लेकिन जितने भी हजरात यहां बैठे हैं, जो मौलवी हजरात भी यहां तशरीफ रखते हैं, क्या इनके खुद के बच्चे इस्लामिक तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम नहीं ले रहे? ज़फ़रियार साहब, एक बड़ा ही बुनियादी और वाजिब सवाल है कि क्या आपकी अपनी पीढ़ियां उसी तरह का एजुकेशन लेंगी जिस तरह के एजुकेशन की हिमायत आप कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप चैलेंज करने की बात करते हैं कि अगर मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाता है तो मैं चैलेंज करूंगा। क्या आप अपनी पीढ़ी के साथ यही करना चाहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि जिस तरह से हर चीज का स्पेशलाइजेशन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप वहां पर लिटरेचर नहीं थोप सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में आप इंजीनियरिंग नहीं थोप सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेजेस हैं, म्यूजिक का अलग कॉलेज होता है। जो रिलीजियस एजुकेशन है, उनके ये इदारे हैं, ये गलत कह रहे हैं
कि वहां के बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। मैं चैलेंज करता हूं कि मदरसे का बच्चा और प्राइमरी स्कूल सरकारी का बच्चा आप मुकाबला कर लीजिए किसी जिले में जाके, आपको मदरसे के बच्चे की तालीम ज्यादा अच्छी मिलेगी। मैं जाती तौर पर 2 कॉलेजेस का मैनेजर हूं, प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक और प्राइमरी स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक। मैं जानता हूं कि क्या है इसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मदरसे का और हमारे सरकारी स्कूलों में कौन बेहतर है। तो ये जो है आपने एक मदरसे की बात आपने कह दी, तो हम इससे एग्री नहीं करते, लेकिन उनका मकसद जो है वो मजहबी तालीम हासिल करना। मैंने आपसे बताया ना कि 4% है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के लिहाज से, उसमें भी 90 में आप जाके मालूम करें लड़का MBBS करके दाखिला लेता है 90 में। क्यों? लड़का इंजीनियरिंग करके 90 में आता है। क्यों? इसलिए कि मजहबी तालीम का इदारा है और वहां पर उसका स्पेशलाइजेशन होता है। अब आप वहां भी चाहे कि उसको घुसेड़ दें, तो आप ये चाहते हैं कि मजहबी तालीम कहीं होने न पाए। ये हिंदुस्तान के संविधान में इसकी इजाजत नहीं है आपको। हम मुसलमान हो या कोई अक़लियत हो, अपने मजहबी तालीम के इदारों को कैसे चलाएंगे, क्या सिलेबस रखेंगे, ये हक उनको संविधान ने दिया है। योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, कोई छीन नहीं सकती है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन साहब अगर ये बात कही जाए कि हम अपने बच्चों को जाहिल बनाएंगे आपसे, इससे क्या मतलब, तो कोई बात नहीं। आप जाहिल बनाने की मैं चैलेंज कर रहा हूं ना कि आप किसी इदारे के प्राइमरी स्कूल को मदरसे से मुकाबला कर लीजिए। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मदरसे के बच्चे सरकारी स्कूल से बेहतर है। नदवा हो चाहे देवबंद हो, मैं मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नदवा हो चाहे देवबंद हो, वो वाकई उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ये बात नहीं कही, मैं ये कह रहा हूं जो बुनियादी पढ़ाई एजुकेशन है वो मजबूत होनी चाहिए। आप किसी एक मदरसे में चले गए, बुनियादी तालीम सरकारी स्कूल है, आप अगर बुनियाद अच्छी नहीं डालेंगे तो फिर आप उनको कितने ऊपर तक ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ बुनियादी तालीम पे है कि उनके सिलेबस अच्छे होने चाहिए। जो नदवा तालीम दे रहा है वो तो बहुत अच्छी तालीम दे रहा है, हम उस पर सब सवाल कर रहे हैं। इस बात से ना इत्तेफाकी मुझे लगता है जफरियात साहब किसी की नहीं हो सकती है कि बच्चों को उनके आगे बढ़ने की या उनकी तरक्की के लिए जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हों और जिस तरह की शिक्षा उनको चाहिए आज की तारीख में मैं कहता हूँ मैं अब दूसरी बात चैलेंज कर रहा हूँ कि मदरसे को और प्राइमरी स्कूल को बच्चों को आप बुला लीजिए। अगर आपको मदरसे के बच्चा सुपीरियर मिले तो आप मेरी बात मानिएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब एक दूसरा वाजिब सवाल, थोड़ा वक्त की तंगी है। वसीम साहब की कई बातों से नाइत्तेफाकी आपकी। वसीम साहब का एक बयान जो है वो अयोध्या मामले को लेकर के भी है। उन्होंने कहा कि वैसे तमाम मंदिर जिनको तोड़ा गया वहां मस्जिदें बनाई गई, दरअसल वो सभी मस्जिदें या उनकी जगह जो है वो हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए। मैं अयोध्या मामले के हवाले से आपको सही सवाल कर रहा हूँ। इससे आपके वसीम साहब को शायद ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991 में पास किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अयोध्या के इस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान के जितनी मजहबी इबादतगाहें हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वो जो उनकी हैसियत 15 अगस्त सन 47 को थी वही रखी जाएगी। और कोई शख्स जो उसको चेंज करने की बात करेगा वो ऑफेंस कर रहा है, उसके लिए 3 साल की सजा है। तो वसीम साहब उसको पढ़ लें उस एक्ट को, वरना वो जुर्म कर रहे हैं। देखिए मैंने जो खत लिखा था, जिलानी साहब आप हमारे बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हैं, आप उस खत के सिलसिले में मेरे ऊपर मुकदमा कायम करा सकते हैं अगर के उन खत के में लिखी हुई इबारत पर मुकदमा कायम हो सकता हो तो। मैंने अभी खत पढ़ा नहीं, मैंने ये बात नहीं लिखी थी। आप जो जिस 1991 के कानून की बात कह रहे हैं वो मेरे इल्म में है और उसको देखते हुए ही मैंने बात लिखी थी। मैंने आपसे सिर्फ एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, आप इस बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदगी यहां नहीं कर रहे, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सिर्फ एक सवाल यह किया था कि ऐसी इबादतगाहें जो कि कब्जाई हुई जगह पर हो या मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हो या तुम्हारी मिल्कियत ना हो, उसमें तुम इबादत कर सकते हो या नहीं, यह सवाल था। और मैंने उन 9 मस्जिदों का जिक्र किया था जो कि डिस्प्यूटेड हैं और जो उस कानून के तहत प्रोटेक्टेड हैं। 1991 का जो कानून है उसके तहत उनका प्रोटेक्शन हो रहा है। अब दूसरा सवाल आप सुनिए, 1991 का जो कानून है वो उन मस्जिदों को प्रोटेक्ट कर रहा है, सही बात है, उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है,
लेकिन अगर उसमें नमाज हो रही है, क्या वो जायज नमाज हो रही है? जमात जहां जहां हो रही है उसको जायज हो रही है। इस बात को तो इस समझने बात के साबित कीजिए। लिए हिंदुस्तान के उलमा इकराम आपसे बहुत ज्यादा थोड़ी इस्लाम को जानते तंगी है, हैं। बहस कहीं किसी चर्चा- मस्जिद में अगर चर्चा अच्छी है, नाजायज गरम होती भी है। तो वो वसीम नहीं पढ़ते। गज़बी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आपके मुकाबले में उलमा इकराम गज़बी बहुत जगह ज्यादा पर जानते हैं। नमाज नहीं वसीम पढ़ी जा रिजवी साहब सकती। ने इस अपनी- बात को साबित करना होगा उलमाए कराम को। आप पहले गजब साबित करें जो गजब की हुई है, उसके बाद उलमा इकराम साबित करें। उसमें रिकॉर्ड मौजूद है, हिस्ट्री से आप मौजूद उसको है, लेकर और वहाँ का आप structure उसको भी- लेकर वसीम कहिए भाई- किसी में। वसीम भाई, वसीम साहब। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अभी एक नया ट्रेडिशन चला है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए अपने स्टेटमेंट उनके कमाल भाई, देते रहते हैं। समय वसीम भाई ने भी समय यही की- कोशिश, वसीम भाई की भी यही समय की कोशिश की। थोड़ी लेकिन मेरा आज सवाल ये है, समय की थोड़ी तंगी है। योगी सरकार 1 साल, हमारा सवाल इतना है, आज भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोई एक काम 18% अकलियतों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके मैं अच्छी फैला बहबूदगी मैं के समझ लिए सकता हूं। कोई ये- एक ये- काम ये- अगर ये चर्चा, भारतीय ये जनता बहस पार्टी लंबी की चल सरकार में सकती है। हुआ है तो हमें बता दें। लेकिन- मैं तो खुद कह सकता नहीं, हूं। मैं माफी के वसीम साथ- भाई, मैं वसीम माफी भाई के खुद साथ बता कमाल देंगे कि कमाल साहब, समाजवादी माफी पार्टी के की साथ मैं सरकार रोकना में चाहता उन्होंने हूँ, वक्त वक्त को की चलाने तंगी के लिए है। कितने बढ़िया हमें काम हमें किए, ये तो खुद बता इस सकते हैं। चर्चा को ही रोकना पड़ेगा। पहले भी हमने आप बढ़िया काम किया, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वसीम साहब, हुकूमत चाहे जिसकी हो। वसीम साहब, जफरयाब साहब, कमाल भाई, आप तीनों मेहमान हमारे इस शो में रहे, आपने अपना वक्त निकाला है, इस चर्चा में हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।